नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज दूसरी क्लास लेके आया हूँ अपनी इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज 1.0 की। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक तो हर साल बहुत ही ज़्यादा आसान रहा है सभी बच्चों के लिए। जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन आते हैं सभी बच्चों को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन तो मक्खन की तरह कर लेंगे। लेकिन अगर एसएससी 2025 नए वेंडर के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे जो एआई जनरेटेड बनाए गए हैं, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी आए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत सारे बच्चों से गलतियां हो रही। गलतियां दो तरीके की हो रही कि बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चा कंफ्यूज हो रहा है और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। मैं आज की क्लास शुरू करूं उसके पहले आज की क्लास में जो चुनाव किया हुआ है पहले वो क्वेश्चन देख लो। इस तरीके का क्वेश्चन है, अगर वीडियो को पॉज करके देखो, अगर ये क्वेश्चन आपको आसानी से लग जाते हैं, सही से समझ में आ जाते हैं, तो इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं, आप इसे स्किप करके जा सकते हो। अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको डाउट होता है, परेशानी हो रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कहाँ किस नगरी से पूछे गए हैं, कौन सी आई ने क्वेश्चन बनाया है और इनको कैसे एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सके, चुटकियों में सॉल्व कर सके, तो आज की वीडियो देखिए। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक की बात करूं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में कुछ 6 7 8 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं और उन्हीं पे एआई से अगर लेंदी क्वेश्चंस बना दिया जाए तो एग्जाम में आपके स्कोर खराब हो जाएंगे, मेंस में भी आपके स्कोर खराब हो जाएंगे। अगर आप देखो तो मैथ्स में और रीजनिंग में बच्चों ने अच्छे स्कोर बनाए पर इंग्लिश में उतना अच्छा स्कोर नहीं बनाया। इसी वजह से इस बार की कट ऑफ भी कम जाने वाली है क्योंकि इंग्लिश और जीएस का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स रहा है। तो ये जो इंग्लिश है ना वो मैथ की तरह ही आप 100% कर पाओ, इसके लिए जरूरी है कि हम जैसे शिक्षक कुछ थोड़ी खुद मेहनत कर लें, खुद मेहनत करके आपकी मेहनत को थोड़ा मिनिमाइज कर दे। तो आज की क्लास शुरू से देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा। अगर आप नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो। ये सीरीज बहुत ही कारगर रहने वाली है। सीरीज के विषय में एक दो बातें और स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास में बता दूं, इस क्लास की जो टाइम है वो शाम को 7 बजे है, मंडे से लेके फ्राइडे है। कब से? मंडे से लेके फ्राइडे तक है। मंडे फ्राइडे में अगर कोई क्लास मिस हो गई तो मैं सैटरडे और संडे में दे दूंगा। लेकिन ये मेरे लिए, मैंने ये क्लास की टाइमिंग छुट्टी ले रखी है कि उस टाइम पे मैं डिसाइड करूंगा, थोड़ा सा आराम करूंगा, लेकिन इसमें मैं डिसिप्लिन रहने की कोशिश करूंगा। कहते हैं ना कि ज़्यादा मत करो, जो भी करो थोड़ा सा करो पर डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में करो। तो मैं ये डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में करने वाला हूँ कि आपको हर हफ्ते 5 एक क्लासेस में दूंगा। वो 5 क्लासेस बहुत वैल्यू भरी होगी, बहुत रिसर्च भरा हुआ होगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत सही से हो जाएगी। तो ये क्लास की दूसरी वीडियो है, क्लास नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा समय दीजिएगा। जिस सेक्शन में लगे कि जो है नहीं आपको थोड़ा सा स्पीड करनी है तो स्पीड भी बढ़ा सकते हो और यूट्यूब पे आपके पास फास्ट फॉरवर्ड करने का वो होता है, फास्ट फॉरवर्ड भी कर लो। मैं थोड़ा इत्मीनान से अपना समय लेके आपको क्लास पढ़ाऊंगा। मेरे को जल्दबाजी में आपको क्लास नहीं पढ़ानी है क्योंकि सीरीज़ बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जो लोग भी सीरीज़ को फॉलो करें वो सही से सीख के जाएँ। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है, और ये पूरा जो है, अगर मैं बात करूं तो ये पूरा इस बार जो 2025 में आपके नए जो क्वेश्चन पूछे गए उन पे बेस मैंने इन्हें रिसर्च करके सारा बनाया है। तो चलते हैं वन बाय वन जो है इंटर करते हैं रूल्स पे। सबसे पहले रूल पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर रूल देखें तो यहाँ से लगभग हर स्टूडेंट को परेशानी होती है और इससे एग्जाम में बहुत क्वालिटी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक फ्रेज होता है ए नंबर ऑफ, और उसी से मैच करता हुआ दूसरा फ्रेज होता है द नंबर ऑफ। एक फ्रेज हो गया आपका अ नंबर ऑफ और दूसरा हो गया द नंबर ऑफ। ये दोनों फ्रेज जो है सब्जेक्ट के जगह पे रखे जाते हैं सेंटेंस के अंदर। दोनों जो फ्रेज है वो सब्जेक्ट की जगह पे रखे जाते हैं। इन दोनों फ्रेजेस में थोड़ा सा फर्क है। जो ए नंबर ऑफ है ये प्लूरल फ्रेज होता है। ये क्या होता है? ये प्लूरल होता है। जबकि अगर इसकी बात करें, द नंबर ऑफ की बात करें, तो द नंबर ऑफ ये आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। जब आप इन नंबर ऑफ की बात कर रहे हो तो आप किसी बकेट में से, जैसे मान लो एक बकेट है, इस बकेट में बहुत सारी चीजें रखी हुई है, आप इस काउंटेबल नाउन समझ लो। क्या समझ लो? काउंटेबल नाउन समझ लो कि इसमें प्लूरल चीजें हैं। क्या है? प्लूरल है। इससे क्या काम कर रहे हो? इससे थोड़ी चीजों की चर्चा कर रहे हो, नंबर ऑफ की चर्चा कर रहे हो। ये क्या है? इंडेफिनिट है, संख्या निश्चित नहीं है, इंडेफिनिट फ्रेज है। तो इससे इस संख्या की चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ की ना, तो ये नंबर ऑफ जैसे इसमें से निकाल के आपने थोड़े से बकेट में डाल दिए, तो ये जो होता है ना ये अपने आप में प्लूरल होता है, ये अपने आप में प्लूरल होता है। लेकिन आप क्या करते हो? किसी बड़ी बकेट से छोटी चीज निकाल के फिर चर्चा करने की कोशिश करते हो। तो ये नंबर ऑफ के बाद एक नाउन आता है, ये नंबर ऑफ के बाद एक नाउन आता है। तो जब एक नंबर ऑफ के बाद जब नाउन रखते हो तो इसके बाद वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं द नंबर ऑफ की, अगर समझना चाहो इस फ्रेज का मतलब, तो इसके बाद भी ध्यान से देखना कि ये अपने आप में सिंगुलर होता है। ये भी किसी बकेट से निकाला जाता है
और जब ये बकेट से निकाला जाता है तो ये सिंगुलर एंटिटी की तरह काम करता हो कितना, लेकिन उसे ऐसे यूं मान के चलो, ऐसे करके उसे ऐसे गिना जाता है जैसे ये एक सिंगल क्वांटिटी है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। तो आपको ये समझना है कि ये नंबर ऑफ के बाद और द नंबर ऑफ के बाद हमेशा जो आता है वो नाउन जो आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। और प्लूरल का मतलब है काउंटेबल नाउन होगा तभी तो प्लूरल होगा। तो ये प्लूरल होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन का हम इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ के बाद, द नंबर ऑफ के बाद। लेकिन जो आने वाला वर्ब है, जो आने वाला वर्ब है वो नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आता है ये आता है प्लूरल, क्योंकि ये जब सब्जेक्ट की जगह पे फ्रेज इस्तेमाल होता है तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये सिंगुलर है तो इसके साथ जब वर्ब इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसको लेके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं और अक्सर करके जब हम इनको पढ़ते हैं तो बार बार इसे हम भूल जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार्स, तो सबसे पहले आपको जो समझना है ये नंबर ऑफ के बाद क्या आना चाहिए? प्लूरल नाउन आया है, सही है। द नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स, प्लूरल नाउन आया है, सही है। इन नंबर ऑफ पीपल, पीपल और पुलिस दो चीज हमेशा प्लूरल ही होती है। पुलिस और पीपल दोनों जो है कलेक्टिव नाउन है, ये अपने आप में हमेशा प्लूरल लेते हैं, इनको सिंगुलर में लिखते नहीं है, तो ये प्लूरल ही है। तो ये नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आया हुआ है। द नंबर ऑफ वोटर्स लिखा है, ये भी प्लूरल आया है। इन नंबर ऑफ इशूज, ये भी प्लूरल है। अब इसके बाद जो आने वाला वर्ब है, इन नंबर ऑफ के बाद अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, तो इन नंबर ऑफ कार्स इज पार्क्ड आउटसाइड, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इज पार्क्ड आउटसाइड, अगर प्रेजेंट में लिखना है। अगर पास में लिखना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वाज पार्क्ड आउटसाइड। लेकिन हम हमेशा क्या लेंगे जो है, सॉरी ये नंबर ऑफ के साथ उल्टा हो गया, ये नंबर ऑफ के साथ हम इज नहीं लेंगे, आर लेंगे। ये नंबर ऑफ प्लूरल होता है, इसके साथ क्या लेंगे? आर लेंगे या फिर वर लेंगे, समझ में आया? लेकिन द नंबर ऑफ की बात करें तो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इंक्रीजिंग, पास में रखना चाहते हो तो वॉज इंक्रीजिंग कर सकते हो, तो इसके साथ आप इज का इस्तेमाल करोगे या वॉज का इस्तेमाल करोगे, पास में रखना हो तो। ये क्या होता है? ये आपका सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? ये आपका प्लूरल होता है। इसी तरीके से बात करें नंबर ऑफ पीपुल इज वेटिंग आउटसाइड या आर वेटिंग आउटसाइड, तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल कर सकते हो। पास में लिखना चाहो तो वर वेटिंग आउटसाइड की इंतजार कर रहे थे। द नंबर ऑफ वोटर्स, अब यहाँ पे इज हाई दिस ईयर, अब दिस ईयर की बात हो रही है, करंट ईयर की बात हो रही है, तो आपको इजी लगाना पड़ेगा, इज हाई दिस ईयर। ए नंबर ऑफ सीरीज इज डिस्कस्ड या आर डिस्कस्ड, तो आप आर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पास में लिखना हो तो वर डिस्कस्ड लिख सकते हो, समझ में आया? तो जो याद रखने वाली बात है, नंबर ऑफ का ध्यान रखना है कि ये नंबर ऑफ क्या होता है, ये जो फ्रेज है ये फ्रेज आपका प्लूरल होता है और ये जो फ्रेज है वो सिंगुलर होता है। इन दोनों के बाद जब भी नाउन आएगा तो नाउन दोनों के बाद प्लूरल आएगा, लेकिन जब वर्ब की बात करें तो इसके साथ सिंगुलर आएगा और इसके साथ कैसा आएगा? इसके साथ प्लूरल आएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये जो चीज है ये आपको आज याद हो गई होगी और आप आज के बाद हमेशा याद रख पाओगे। अभी जब बड़े वाले क्वेश्चन में चलेंगे तो इसी का इस्तेमाल होगा, वहां पे भी आप कंफ्यूज करोगे, वहां पे एक बहुत बड़ी लर्निंग है। लेकिन वो बड़ी लर्निंग तभी आपको आएगी जब आप छोटी लर्निंग अच्छी तरीके से आत्मसात कर जाओगे। आत्मसात होने का मतलब कि बिल्कुल आपके मन दिल दिमाग में बस जाएगा कि ये छोटी सी लाइन में, छोटे से स्टेटमेंट में अगर ये आपको पहचानना आता है तो बड़ी लाइन में प्रैक्टिस के थ्रू धीरे धीरे आप पहचान लोगे। छोटी लाइन में पहचानना नहीं आएगा तो बड़ी लाइन में पहचानना सीख नहीं पाओगे। बड़ी लाइन का मतलब बड़े स्टेटमेंट में जब कॉम्प्लेक्स जो है सेंटेंसेस आते हैं उसमें पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो जब सीखा जाता है तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके सीखा जाता है, फिर धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव किया जाता है, फिर बड़े कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को लगाए जाते हैं। इसके बाद रूल नंबर 2 की चर्चा करूंगा, ठीक है? रूल नंबर 2 की बात करें, एक और कंफ्यूजन होता है आइदर को लेके, ठीक है, और नीदर को लेके। हम एक बात ये पढ़ते हैं कि जो ईदर है, ईदर का जो कोरिलेटिव होता है वो और होता है, और नीदर का जो कोरिलेटिव होता है वो नॉर होता है। नीदर का जो कोरिलेटिव होता है नॉर होता है। यहां पे हम ये चर्चा नहीं करेंगे कि ईदर के साथ और लगाते हैं, नीदर के साथ नॉर लगाते हैं। यहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो हम वर्ब की चर्चा करने वाले हैं कि इनके साथ वर्ब का केस क्या है। तो जब हम ईदर और आर का इस्तेमाल करते हैं, नीदर और नॉर का इस्तेमाल करते हैं, तो एक बात ये समझिएगा कि ईदर और जो नीदर है ये वैसे सिंगुलर माने जाते हैं हमेशा। ईदर और नीदर वैसे अपने आप में सिंगुलर माने जाते हैं जब इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब ये कोरिलेटिव पेयर की तरह इस्तेमाल होता है तो ईदर के बाद एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है, और के बाद एक सब्जेक्ट आता है। मैं स्ट्रक्चर ही लिख देता हूं पूरा ताकि आपको समझ में आ जाए। ईदर के बाद यहां पे एक सब्जेक्ट आता है और फिर और के बाद यहां पे आता है सब्जेक्ट, फिर आगे स्टेटमेंट दिया रहता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, नीदर के बाद आता है
नीदर के बाद आता है एक सब्जेक्ट लाइन और नॉर के बाद आता है एक सब्जेक्ट लाइन। ये जो सब्जेक्ट लाइन मैं कह रहा हूँ ये आम भाषा में आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ग्रामेटिकली ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो नीदर के बाद सब्जेक्ट लाइन जैसे बोल रहे हैं तो आम भाषा में आप समझ पाओगे, क्योंकि आप इसी चीज को देख के सब्जेक्ट समझते हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिखा ईदर रवि और हिज फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखो ईदर के बाद रवि आया, हम रवि को सब्जेक्ट समझते हैं, ठीक है ना। और के बाद हिज फ्रेंड्स आया है तो हम इसको सब्जेक्ट समझते हैं। तो ध्यान दो, ईदर के बाद रवि और के बाद हिज फ्रेंड्स है, नीदर के बाद द बॉयज है, नॉर के बाद द टीचर है। ध्यान से देखिएगा, तो रूल ये कहता है कि आगे अगर वर्ब लगाना है, आगे अगर वर्ब लगाना है तो वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। वर्ब जहां है उसके नजदीक में कौन सा सब्जेक्ट है। तो अगर मैं बात करूं ईदर रवि और हिज फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखना ये क्या है, ये है सिंगुलर, रवि है सिंगुलर और हिज फ्रेंड्स है प्लूरल। अब यहां पे वर्ब लगाना है कि दोनों में से हमें बताना कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम इज लगाए यहां पे या फिर आर लगाए, इज लगाए या फिर आर लगाए। तो ध्यान देखिएगा कि अगर यहां पे आपको वर्ब रखना है तो आप सबसे पहले ये देखो कि वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है। वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है, ये प्लूरल है तो आर सही होगा, इज गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नीदर द बॉयज नॉट द टीचर, द बॉयज क्या है, ये आपका प्लूरल है, लेकिन द टीचर की अगर बात करें तो ये जो है आपका सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर है। अब अगर यहाँ पे वर्ब डालना है, अगर वर्ब डालना है तो कैसा वर्ब आएगा, वर्ब आएगा सिंगुलर। तो मैं कह सकता हूं नीदर द बॉयज नॉट द टीचर इज प्रेजेंट या फिर वाज प्रेजेंट, अगर पास में लिखना हो तो। लेकिन जो भी इस्तेमाल करेंगे हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। वर्ब कैसा इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके जो नियर बाई सब्जेक्ट है वो क्या है, वो सिंगुलर है। इसी तरीके से ईदर योर पेरेंट्स, ईदर के बाद प्लूरल आया है, ध्यान से देखिएगा, और यू भी प्लूरल है। अब अगर दोनों प्लूरल है तो कुछ भी लगा दो, ईदर योर पेरेंट्स और यू इज टू ब्लेम, वॉज टू ब्लेम, प्रेजेंट में है इज टू ब्लेम, पास में है वॉज टू ब्लेम। तो यहां पे अगर दोनों प्लूरल है तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला है नीदर राजू नॉर हिज ब्रदर्स, ये प्लूरल है, तो यहां पे जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, यहां पे जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा, तो यहां पे होगा आर एट होम, आर एट होम। ईदर द प्लेयर्स और द कैप्टन, अब कैप्टन की बात करें इसके बाद वर्ब लेना है तो कैप्टन के हिसाब से आएगा, ये सिंगुलर है तो वर्ब जो होगा ये भी सिंगुलर होगा। तो या तो जो है प्लेयर्स या तो कैप्टन झूठे हैं, तो ईदर द प्लेयर्स और द कैप्टन इज रॉन्ग। अगर पास में इसी सेंटेंस को रखना चाहते हो तो वॉज रॉन्ग लिख दोगे। समझ में आई बात। तो ईदर और के केस में जब आप वर्ब का इस्तेमाल करते हो, नीदर और नॉर के केस में जब वर्ब का इस्तेमाल करते हो तो वर्ब जो है अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री करता है। इस पे बेस बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं, समझाने के लिए मैंने लिया है ताकि आपको रूल अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक रूल आप अच्छे से नहीं समझ जाओगे तब तक बात बनेगी नहीं। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये जो सीरीज मैं रन कर रहा हूँ मैं मान के चल रहा हूँ आपने एक बार ग्रामर पढ़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल वैसे बच्चे नहीं हो कि एकदम फ्रेश होके आए हो आप फाउंडेशन बैच वाले बच्चे हो, ऐसा मान के मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। वरना मैं यहाँ पे और 10 12 15 कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल एक साथ लेता। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि 7 8 रूल्स जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं जिनको लेके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, फिर अपने उस 10 क्वेश्चंस पे चलूंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगला चलते हैं, टाइप 3 देखते हैं। एक कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन आता है अक्सर करके, जो टर्म इस्तेमाल होता है, जूरी टर्म इस्तेमाल होता है, टीम टर्म इस्तेमाल होता है, कमेटी इस्तेमाल होता है, पुलिस इस्तेमाल होता है, पीपल भी इस्तेमाल होता है और ऑडियंस भी इस्तेमाल होता है। समझ में आई बात। तो ध्यान से देखो, जब भी हम बात करते हैं जूरी की, जब हम कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं तो कलेक्टिव नाउन्स में 3 कैटेगरी आती है। कलेक्टिव नाउन्स में 3 कैटेगरी आती है। एक होती है जो हमेशा सिंगुलर होती है, एक होती है जो हमेशा प्लूरल होती है, और एक ऐसी कैटेगरी होती है वो सिंगुलर की तरह भी बिहेव करती है और प्लूरल की तरह भी बिहेव करती है। समझ में आया। तो जैसे अगर मैं बात करूं जूरी की, तो जूरी, टीम और कमेटी, यही 3 सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में इनका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार जो है क्रू का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, जूरी, टीम और कमेटी का। जूरी, टीम और कमेटी, ये 3 ऐसे कलेक्टिव नाउन है जिन पे बेस क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये अपने आप में सिंगुलर, ये अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों बिहेवियर शो करते हैं। जब ये यूनाइटेड सेंस में काम करते हैं तब ये सिंगुलर होते हैं, जब ये डिवाइडेड सेंस में काम करते हैं तब ये प्लूरल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अगर सेंटेंस ये कह रहा है कि इनके बीच में डिवीजन है, इनके पास एक मत नहीं है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये करेगा प्लूरल बिहेवियर। द जूरी इज डिवाइडेड लिखूं या फिर मैं आर डिवाइडेड लिखूं, क्योंकि इनके बीच में डिवीजन है तो हम इज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे।
ये सिंगुलर होते हैं जब ये यूनोनिमस होते हैं, मतलब एक मत में होते हैं, इकट्ठे होते हैं, सबकी विचारधारा एक होती है। जब इनकी विचारधाराएं अलग होती है तब ये प्लूरल होते हैं। द टीम विनिंग द मैच, जब टीम मैच जीतती है तो यूनिटी में होती है। द टीम इज विनिंग द मैच। द कमेटी रिकंसिडर्ड द प्लान, जो कमेटी है प्लान को रिकंसिडर कर रही है। द कमेटी इज रिकंसिडर्ड द प्लान, ठीक है ना। कुछ ग्रामेटिकली यहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं है। द कमेटी इज रिकंसिडरिंग द प्लान होगा, यहाँ पे इज के साथ लगाओगे तो रिकंसिडरिंग होगा, रिकंसिडरिंग द प्लान होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पुराने समय में आते थे तो इसी तरीके से आते थे, देख नहीं रहे हो, मतलब मैंने मेंशन भी कर रखा, एसएससी सीपीओ में आया, सीजीएल में आया, सीएचएसएल में आया, सीजीएल में आया, एमटीएस में आया। तो क्वेश्चन पिछले सालों में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते थे, पर अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंदी पूछे जा रहे हैं, जिसको हम अभी आखिरी में करेंगे। फिर अगर मैं पुलिस की बात करूं, पुलिस, पीपुल, कैटल, ये ध्यान रखिएगा, एक कैटेगरी है जो हमेशा प्लूरल होती है, एक होती है पुलिस। ये अक्सर करके पूछा जाता है, पीपल और कैटल। ये तीन के तीन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है ऑडियंस की, क्लैपिंग लाउडली। ऑडियंस लाउडली क्लैप कर रही है, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पे वर्ब हम सिंगुलर भरेंगे या प्लूरल भरेंगे। समझ में आया। तो ये एक रूल आपसे टेस्ट किया जाता है। तीन तरीके की चीजें हैं, कौन सिंगुलर बिहेवियर कर रहा है, कौन प्लूरल बिहेवियर कर रहा है, कौन हमेशा मतलब कौन दोनों बिहेवियर करता है, कौन हमेशा प्लूरल होता है, कौन हमेशा सिंगुलर होता है। अब एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये रूल एकदम अच्छी तरीके से समझना है, एक एक लाइन बाय लाइन समझना है, मेरे हाथ में किताब है, पेज बाय पेज आप जब इस, जैसे ये नाउन चैप्टर के सारे कंसेप्ट है जो अभी पढ़ा रहा हूँ, मतलब लगभग ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो सारे चैप्टर्स का वो हो जाते हैं। तो मेरे पास ये किताब पड़ी हुई है, जो ये इंग्लिश ग्रामर की किताब है, बेस्ट रेटेड किताब है, 4.6 रेटिंग में है। इसमें ये जो रूल मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ पेज नंबर, कौन से पेज पे जाओगे तो ये एस एच ही मिल जाएगा। आप कहोगे सर पढ़ाओ, प्रमोशन कर रहे हो। देखो, जो अच्छी चीज़ है उसका प्रमोशन करना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत मेहनत करके किताब लिखी हुई है तो बताना तो पड़ेगा। इसमें बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करके मैंने जानबूझ के बताने की कोशिश की है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे काम करती है, आपको कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है, ठीक है ना। मैं पेज नंबर ढूंढ रहा हूँ। ये पेज नंबर मिलेगा किताब पे आपको 27 पे, और इस पर्टिकुलर पेज पे पूरी डिटेल चीज़ें लिखी गई हैं, एकदम क्लियर कट तरीके से लिखी गई है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इससे ज़्यादा डिटेल जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये तो सिर्फ कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स बता रहा हूँ, लेकिन उसमें पूरा डिटेल, इसका सिंगुलर के कौन से बिहेवियर कर रहे हैं, प्लूरल कौन से बिहेवियर कर रहे हैं, कौन के अंत में ऐसी आई एस लगती नहीं है, किसके साथ सिंगुलर लगा दे, प्लूरल लगा दे, कैसे चलता है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। चलो अगले रूल की तरफ चलते हैं, अगला रूल देखते हैं। ये भी इसी चैप्टर से है, जो ये वाला कंसेप्ट है। तीन कंसेप्ट ऐसे हैं जो नाउन के चैप्टर से लिए गए हैं, और नाउन के चैप्टर से ये कंसेप्ट पूछे जाते हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट के नाम होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इथिक्स हो गया। ये सब सब्जेक्ट के नाम हैं और अलग अलग टाइम पे टेस्ट हुए हैं। कभी सीजीएल में टेस्ट हुआ है, कभी सीएचएसएल में टेस्ट हुआ है, ये सीजीएल का है, सीपीओ का है, एसएससी जीडी का है। ये अक्सर करके टेस्ट होते रहते हैं। जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स की बात करूँ, ये एक सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर होता है, तो इसके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो भी सिंगुलर लगाते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट फॉर मेनी, पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, फिजिक्स इज टॉट बाय मिस्टर मेहरा, इथिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज। तो इन सब में जो वर्ब लोगे कॉमन, वो वर्ब कैसा होगा, इन सब के साथ जो वर्ब लोगे वो सिंगुलर वर्ब लोगे। इसमें हम बात करते हैं कि जब हम स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, अगर डेटा के टर्म में इस्तेमाल करते हैं तो प्लूरल कर लेते हैं उसे, और जो अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की तो इसका भी प्लूरल यूज होता है, लेकिन एग्जाम में इनका सिंगुलर यूज ही आता है, प्लूरल यूज आता नहीं है। जितना आप उसके प्लूरल यूज में जाएंगे उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे इस किताब में उसका प्लूरल यूज भी बहुत डिटेल में मैंने लिख रखा है, लेकिन अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ वो स्पेशली उस सेक्शन को कवर करा रहा हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ध्यान रखिएगा, सब सब्जेक्ट के नाम है और इसी स्टाइल में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर लिया जाता है, इसमें ज़्यादा समय देने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि नाउन के चैप्टर में ये पढ़ाता हूँ मैं, लगभग सभी शिक्षक पढ़ाते हैं। ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, जीन्स हो गया, बाइनाकुलर्स हो गया, और ऐसे बहुत सारे और नाउन्स है जिनमें एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। तो जो पेयर नाउन जिनको बोलते हैं, जैसे ट्राउजर हो गया तो दो पैर है तो दो पैरों के लिए उसमें पोजीशन होती है। अब सीजर्स कैंची है तो कैंची में मतलब ऐसा है, दो हिस्सा होता है इसमें, ठीक है ना। स्पेक्टिकल्स दो आंखों के लिए होता है।
जीन्स दो टांग होता है, बाइनोकुलर्स में भी होता है, दूरबीन होती है तो दो जगहों के लिए होती है। तो ये जो होते हैं ना, इनकी स्पेलिंग के अंत में ऐसे लिख के आता है ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल, जीन्स और बाइनोकुलर्स। ये सारे प्लूरल होते हैं। इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। तो माई ट्राउजर इज टू टाइट लिखें या आर टू टाइट लिखें, तो यहाँ पे हम वर्ब जो लगाएंगे आर लगाएंगे। पास में लिखना है तो वर्ड टू टाइट लिख देंगे। द सीजर्स इज शार्प या फिर आर शार्प लिखोगे तो यहाँ पे आर शार्प लिख लोगे। दीज स्पेक्टिकल्स इज एक्सपेंसिव या आर एक्सपेंसिव, तो आप आर लगाओगे। हिज जीन्स इज न्यू या आर न्यू लिखना पड़ेगा। द बाइनोकुलर्स इज केप्ट ऑन द टेबल या आर केप्ट ऑन द टेबल, आर केप्ट ऑन टेबल लिखना पड़ेगा। इसमें दो तरीके का एरर आता है। एक एग्जाम में इनका एस हटा देता है, कई बार लिख के आ जाता है माई ट्राउजर, द सीजर, दिस स्पेक्टिकल, हिज जीन्स, ठीक है ना। जीन्स में जीन लिख के नहीं आएगा, वो मीनिंग अलग हो जाएगी, लेकिन इनमें लिख के आता है। तो ध्यान रखिएगा कि इनकी स्पेलिंग के अंत में जो एस लगा हुआ है, ये एस लगा रहता है और ये प्लूरल माने जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, इनके साथ लगा ही रहता है और ये सब प्लूरल माने जाते हैं और इन पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और अगर आपको डिटेल में जाना हो तो मैंने संकल्प बैच आपको पढ़ाया। संकल्प बैच में इन चीज़ों को बहुत कायदे से मैंने प्री से पहले बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। संकल्प बैच में जाके आप इनकी डिटेल वीडियोस को देख सकते हो। समझ में आया। पर ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ये आपके बहुत काम आनी है, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो लगभग सारे बच्चे पढ़ के बैठे होंगे। अब अगला जो डाउट वाला सेक्शन है, वो डाउट वाला सेक्शन ये है, रूल नंबर 6, परसेंटेज और फ्रैक्शन को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। परसेंटेज और फ्रैक्शन को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जैसे ये 5 एग्जांपल से इस परसेंटेज और फ्रैक्शन को समझो। लिखा है 50% ऑफ द हाउसेस डैश डिस्ट्रॉयड, 60% ऑफ मिल्क डैश वेस्टेड। कुल मिला जुला के यहाँ पे आपको वर्ब का चुनाव करना है, वर्ब का चुनाव करना है। तो जैसे यहाँ पे देखो 50% लिया है, अगर ये सब्जेक्ट की जगह है कि आप 50% का चुनाव कर रहे हो या फिर 60% का चुनाव कर रहे हो या फिर फ्रैक्शन की बात करें 1/3 का चुनाव कर रहे हैं, वापस से परसेंटेज की बात करें 10% का चुनाव कर रहे हो या फिर फ्रैक्शन की बात करें हाफ का चुनाव कर रहे हो, हाफ का चुनाव कर रहे हो, तो ये सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, ये कैसे डिसाइड करते हैं? ये सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? इन सब की खास बात ये है, जहां पे ध्यान से आपको ये देखना पड़ेगा, इन सब के बाद ऑफ लगा होता है, इन सब के बाद ऑफ लगा होता है, इन सब के बाद ऑफ लगा होता है, ऑफ लगा होता है, इन सब के बाद ऑफ लगा होता है। तो जब आप परसेंटेज निकालते हो, जब आप फ्रैक्शन निकालते हो, तो परसेंटेज या फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो दो चीजों का। एक, जैसे मान लो नंबर्स दिया हुआ है, ये नंबर्स दिया हुआ है, नंबर्स दिया, तो इसका आप क्या कर सकते हो, एक परसेंटेज निकाल सकते हो कि मान लो आपने 10% इधर निकाल लिया। एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक बीकर है, क्या है, एक आपके पास, लो ये देखिए नहीं हो रहा है, ओके, डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो ऐसे मान लो ये बीकर है। अब हो सकता है इसमें आपके पास मिल्क भरा हुआ है, क्या, मिल्क, वाटर, कुछ भी भर दिया है आपने। इसको आपने मिल्क या वाटर भर दिया, मिल्क या फिर वाटर भर दिया। ध्यान से देखो इसको कि अगर आप इसको दूसरे बीकर में निकालते हो और इसमें आपने 10% 20% निकाल लिया, क्या निकाल लिया, 10% 20% निकाल लिया, तो आप इसका निकाल लिया आपने, मान लो 10% निकाल लिया, यहां से पोर करके इसमें डाल लिया, या फिर इसी को बोल सकते हो 1/10 पार्ट निकाल लिया। परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं तो आता है आप सब लोगों को, ये हो जाता है। तो ऐसे केस में ये सारे के सारे जो फ्रेजेज है अगर सब्जेक्ट की जगह रखे जाते हैं तो इनका बिहेवियर कैसा होता है? इनका बिहेवियर इस बात पे डिपेंड करता है कि जो नाउन इस्तेमाल होने वाला है, इनके बाद जो नाउन इस्तेमाल होने वाला है वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। अगर वो काउंटेबल होगा तो ध्यान रखिए वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अगर इन फ्रेजेज के बाद काउंटेबल नाउन आता है तो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। अगर अनकाउंटेबल है तो प्लूरल नहीं हो सकता है। तो जो बिहेवियर है इनका, इनका बिहेवियर अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर होता है और इनका बिहेवियर जो है काउंटेबल के साथ कैसा होता है, प्लूरल होता है। समझ में आई बात? अब जरा एग्जांपल से समझो। जैसे मैंने लिखा 50% ऑफ, तो इसके बाद आपको देखना है कि जो नाउन है वो आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे हाउसेस लिखा हुआ है, ये काउंटेबल है और प्लूरल भी है, क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका बिहेवियर होगा प्लूरल,
इसका बिहेवियर कैसा होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि ये प्लूरल है, उस हिसाब से दोनों आपस में प्लूरल होंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे कि आर लिखेंगे, तो आप कहोगे कि सर आर लिखेंगे, इसको भी आपको प्लूरल करना पड़ेगा, वर्ब को भी। इसी तरीके से अगर बात करूं, यहाँ 60% लिखा, यहाँ मिल्क लिखा, अब ये क्या है, ये अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डालते हो आप, मिल्क वाटर सब अनकाउंटेबल है, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है। जब ये अनकाउंटेबल होता है तो ये 60% जो होता है, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, इसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो जो यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो इसके साथ जो वर्ब होगा ये भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इसी तरीके से जरा ध्यान से देखो, 1/3 निकाल रहे हैं, स्टूडेंट्स का निकाल रहे हैं, ये क्या है, ये प्लूरल है, तो ये कैसा होगा, ये भी प्लूरल होगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज अब्सेंट या फिर आर अब्सेंट, ये भी रखेंगे, तो वर्ब कैसा होगा, वर्ब जो होगा यहाँ पे वो होगा प्लूरल। जरा और नीचे आके देखो, 10% निकाल रहे हैं किसका, वर्क का। वर्क जो है काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है। तो अगर ये अनकाउंटेबल है, अगर ये अनकाउंटेबल है, तो ये जो होगा वो उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। तो वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी सिंगुलर लेना पड़ेगा, वर्ब भी कैसा लेना पड़ेगा, सिंगुलर लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हाफ की, आधे की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं, यहां पे ये प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन है, तो इसका बिहेवियर कैसा है, प्लूरल होगा। तो यहां पे क्या होगा, इज मिसिंग या आर मिसिंग, आर मिसिंग होगा, मतलब जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, प्लूरल। समझ में आया। तो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन के केस में इसके बाद आने वाला नाउन डिसाइड करता है कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इस पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के बाद आपको इस पे कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल है इंडेफिनिट प्रोनाउंस को लेके, और इंडेफिनिट प्रोनाउंस बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस की बात करो तो मैं बात करूंगा एवरीवन। वन, वन को तो समझ में आता है कि चलो एक दिखाई दे रहा है, वन को छोड़ता हूं मैं, का डाउट हमेशा क्लियर ही रहता है। ईच की बात करता हूं, ईदर की बात किया थोड़ी देर पहले, ईदर की बात किया, लेकिन ईदर के साथ और की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, नीदर की बात करते हैं, नीदर की बात करते हैं, ठीक है ना। और एवरीवन के साथ एक और टर्म आता है, एवरीबॉडी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, चाहे हम एवरीवन की बात करें, चाहे ईच की बात करें, चाहे ईदर की बात करें, चाहे नीदर की बात करें, चाहे एवरीबॉडी की बात करें, चाहे वन की बात करें, चाहे नन की बात करें, इसमें वन और नन भी जोड़ लो, वन की बात करें या फिर नन की बात कर ले, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये सिंगुलर होते हैं, और कई बार क्या होता है कि ईदर, ईच, नीदर, एवरीबॉडी, वन और नन जैसे ये इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है, इन प्रोनाउंस के बाद ऑफ आता है सेंटेंस के अंदर, जैसे इन सेंटेंसेस में दिया है, जैसे एवरीवन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरीबॉडी। यहाँ पे नहीं है, अच्छा चार में है, इसमें नहीं है। तो जिसमें नहीं है उसमें तो सीधे सीधे एक बात ये समझ लो कि ये सिंगुलर होते तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो एवरीबॉडी इज इनवाइटेड, पास में लिखना चाहते हो तो वॉज इनवाइटेड लिखोगे। अब अगर इनके बाद ऑफ आता है तो ध्यान रखिए, इनके साथ जैसे वैसे ये फ्रेज सिंगुलर है, इनके बाद अगर ऑफ आता है तो इसके बाद अगर जो नाउन इस्तेमाल करते हैं, नाउन कैसा होता है, नाउन होता है प्लूरल, नाउन कैसा होता है, प्लूरल। लेकिन उसके बाद जब आगे वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जब आगे वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो आगे का जो वर्ब है वो इनके हिसाब से आता है। तो वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो कैसा होता है, वो सिंगुलर होता है। वर्ब कैसा इस्तेमाल होता है, सिंगुलर होता है। जरा ध्यान से देखो, जैसे एवरीवन के बाद ऑफ आया, ये क्या है, ये प्लूरल, ये कैसा है, सिंगुलर। लेकिन जो वर्ब आएगा, वर्ब किसके हिसाब से आता है, इसके हिसाब से, तो इज प्रेजेंट लिखोगे ना कि आर प्रेजेंट। ईच ध्यान से देखो, ये सिंगुलर होता है, इसके बाद हम क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं, और यहाँ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होगा। आइदर जो है ये सिंगुलर होगा, इसके बाद ऑफ के बाद जो लिया है वो हमने प्लूरल लिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो लेंगे वो हम सिंगुलर लेंगे। नीदर के बाद जो है हमने जो लिया है वो प्लूरल लिया हुआ है, ये हमारा जो है वो सिंगुलर होता है, और यहाँ पे जो लेंगे वो हम सिंगुलर लेंगे, इज रिस्पॉन्सिबल। समझ में आई बात। ये बहुत छोटा सा रूल है, और जो मुझे लगता है कि आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन इस टाइम पर पूछा जा रहा है, इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन पूछा जा रहा है, और इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन पूछे जाने का मतलब है कि कुछ चीजें अभी आपको और सीखना है। अब आता है ये चीज, ये एक ऐसा रूल है जिसका इस्तेमाल करके एसएससी इस बार के क्वेश्चन बना रही है एआई के थ्रू, लंबे, बहुत लंबे और लंबे क्वेश्चंस बना रही है क्या, आइडेंटिफाइंग द मेन सब्जेक्ट। आपको बहुत बड़ा बड़ा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया रहता है, उसमें आपको वर्ब के हिसाब से मेन सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है। जब तक आप मेन सब्जेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तब तक आप सही से वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और इस चीज का
यूज करके कि भाई यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा, इस बार के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे मैंने लिखा था ऑफिसर एलोंग विथ, तो कई बार क्या होता है कुछ फ्रेजेस जोड़ते हैं, जैसे हो गया एलोंग विथ, ध्यान से देखिएगा। द प्रिंसिपल एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज द कैप्टन विथ हिज प्लेयर्स, विथ का इस्तेमाल किया जाता है। द टीचर बिसाइड्स, बिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। द लीडर एकम्पनेड बाई, ये वाला टर्म देख लो यहीं पे, मैं यहीं पे कर देता हूँ एलोंग विथ, ध्यान से देखना इसको, इसका इस्तेमाल करके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। ये सब कनेक्टर्स हैं, ये सब कनेक्टर्स हैं। इन कनेक्टर का इस्तेमाल करके जब कुछ और जोड़ा जाता है आपके मेन सब्जेक्ट में, तो जो इसके बाद वाले जो सेक्शंस होते हैं ना इररेलेवेंट होते हैं, वो मेन सब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला जैसे द ऑफिसर्स, फिर कॉमा लगा अलोंग विथ हिज स्टाफ, अगर मैं हिज स्टाफ लिखूं या हिज स्टाफ्स लिख दूं, हिज स्टाफ्स लिख दूं, स्टाफ्स लिख दूं, चाहे स्टाफ हो चाहे स्टाफ्स हो, जो आपका सब्जेक्ट होता है हमेशा द ऑफिसर होता है। इसी तरीके से जैसे द प्रिंसिपल लिखा है, इसके बाद लिखा है मैंने एज वेल एज टीचर्स, ये क्या है ध्यान से देखना, ये प्लूरल है। तो आपका जो सब्जेक्ट है अगर ये वाला जैसे सिंगुलर था तो ये सिंगुलर ही रहेगा, द प्रिंसिपल है यहाँ पे ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा। इसके साथ एज वेल एज के साथ अगर दूसरा आप सब्जेक्ट जोड़ भी देते हो, दूसरा नाउन जोड़ भी देते हो जो प्लूरल है, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई ऑफिसर्स भी है, उसके साथ उसके स्टाफ्स भी है, तो सबको मिला के क्या हो गया, पूरा प्लूरल हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि अगर अलोंग विथ से, एज वेल एज से, विथ से, बिसाइड से, एकम्पनीड बाई से, अगर इनसे कुछ जोड़ा जाए सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर कुछ जोड़ा जाए, जैसे ऑफिसर्स अलोंग विथ हिज स्टाफ, कि ऑफिसर्स भी प्रेजेंट है, उनके साथ साथ सारे स्टाफ भी प्रेजेंट है, ये कहना चाहता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ऑफिसर्स एक हो गया, स्टाफ ज्यादा हो गया, या ऑफिसर हो गया और उसका एक स्टाफ मिला के 1 + 1 2 हो गया, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो सब्जेक्ट है ये आपका मेन सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से आपका वर्ब मूव करता है। ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगा, 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 ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगा। इन सभी जगह जो वर्ब जाएगा वो सब जगह सिंगुलर जाएगा। द ऑफिसर अलोंग विथ हिज स्टाफ इज प्रेजेंट, द प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स इज अटेंडिंग, द कैप्टन विथ हिज प्लेयर्स इज ऑनर्ड, द टीचर बिसाइड स्टूडेंट इज इन्वॉल्व्ड, द लीडर accompanied by guards is arrested। पास में रखना हो तो इज की जगह वॉज रख दो। लेकिन कुल मिला जुला के ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ये सब सिंगुलर जाएगा। अगर यहीं पे द ऑफिसर की जगह द ऑफिसर्स लिख दो तो ये प्लूरल हो जाएगा। अगर द प्रिंसिपल की जगह द प्रिंसिपल्स लिख दो तो ये प्लूरल हो जाएगा। द कैप्टन है, द कैप्टन्स लिख दोगे तो इसकी जगह आर करना पड़ेगा। द टीचर है, द टीचर्स कर दोगे तो यहां पे आर करना पड़ेगा। ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। जो एसएससी अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना रही है वो इस वाले कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना रही है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस बार के बना रही है। जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखाए बड़े बड़े, वो सब इन्हीं पे बेस्ड है। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं इस चीज को समझ गए होगे अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए। अभी जब बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां कंफ्यूजन होगा, वहां वापस से अभी आज की क्लास में दूर करूंगा। अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं पढ़ाने के लिए। इसके बाद एक और है बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता है, कई बार हम नंबर्स जो होता है जैसे 2 3 4 5, एक को सिंगुलर बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब हमारे लिए प्लूरल होता है। अंग्रेजी में ऐसे ही होता है, एक सिंगुलर होता है, एक से बड़ा जितना भी होता है वो प्लूरल होता है। तो जैसे लिखा हुआ 10 माइल्स, तो आपको समझ में आया कि 10 मील की बात कर रहे हैं। 5 ईयर्स 5 साल की बात कर रही है तो प्लूरल हो गया है। 2 आवर्स 2 घंटे की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा हो गया, प्लूरल हो गया। 3 लीटर्स आप मिल्क बोल रहे हैं, 3 लीटर मिल्क का हो गया जो है, तो ये तो 1 लीटर से ज़्यादा हो गया। 1000 रुपीज़ बोल दिया, मतलब 1000 रुपये की अगर बात करती है तो ये सब क्या हो गया, ये सब अपने आप में प्लूरल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है कि जैसे हम 10 माइल्स को एक कलेक्टिव यूनिट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि 10 मील कह रहे हैं हम, अंग्रेजी में उसे 10 माइल ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में जब हम 10 मील कहते हैं तो 10 मील कलेक्टिवली कह रहे हैं, उसमें एक एक मील टुकड़े में नहीं काट रहे हैं, 10 मील इकट्ठे बोल रहे हैं कि 10 मील टहलना मुश्किल काम है, तो कलेक्टिव यूनिट की तरह बात करना चाहते हैं। 5 साल को एक एक साल की तरह नहीं देखना चाहते, 5 साल को एक कलेक्टिव यूनिट की तरह देखना चाहते हैं। तो जब एक कलेक्टिव यूनिट की तरह ये टर्म्स देखे जाते हैं जिसमें अमाउंट, टाइम और डिस्टेंस का इस्तेमाल करके एग्जाम जो एसएससी बनाती है,
वहां पे ध्यान रखिएगा ये सब सिंगुलर होते हैं, इनके साथ जो वर्ब लिया जाता है वो सिंगुलर लिया जाता है। तो 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, जो 10 मील है एक लंबी दूरी है। यहाँ एक एक मील नहीं नापा जा रहा है, यहाँ 10 मील कलेक्टिवली बात हो रही है कि लंबा डिस्टेंस है। 5 ईयर्स पास्ट हो गया सिंस देन, तब से, तो इज पास्ट होगा 5 साल बीत गए तब से, तो कलेक्टिवली पूरे 5 साल की बात हो रही है, एक एक साल की बात नहीं हो रही। 2 आवर्स इज इनफ फॉर रिवीजन, 2 घंटे इनफ है, तो वो 2 घंटे कलेक्टिवली देख रहे हो। अभी 2 घंटे को आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 120 मिनट लिख दोगे, तो 120 मिनट्स इज इनफ फॉर रिवीजन ऐसे भी लिखोगे, वहां पे भी आप आर नहीं इस्तेमाल करोगे। 3 लीटर्स आप मिलकर 3 लीटर कलेक्टिव यूनिट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, इज रिक्वायर्ड ना कि आर रिक्वायर्ड। 1000 रुपीज इज ए बिग अमाउंट, इज ए बिग अमाउंट। तो ध्यान रखिएगा कि सर्टन अमाउंट टाइम डिस्टेंस जो है अगर कलेक्टिव यूनिट की तरह इस्तेमाल हो तो इनको हम सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करते हैं। देखो इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन एक गोल्डन रूल याद रख लो कि अगर एसएससी ने इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको फेलर में दिया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिया, स्पॉट द एरर के सेक्शन में दिया, तो इनको आप सिंगुलर मान के हमेशा वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करोगे। एसएससी यही टेस्ट करना चाहती है हमेशा कि सर्टेन अमाउंट टाइम डिस्टेंस को जब कलेक्टिव यूनिट की तरह देखते हैं हम, तो क्या आपको देखने आता है कि ये सिंगुलर है कि नहीं है। तो गोल्डन रूल यही है कि जब ये आए आप हमेशा वर्ब को सिंगुलर कर दीजिएगा। हमारे समय में बहुत आया था, लेकिन अब इन पे सवाल उतना नहीं आ रहा है। समझ में आया? अब बारी आती है उन इस बार के क्वेश्चंस की। यह है थोड़ा सा होमवर्क जो मैंने अभी पढ़ाया है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इसे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कल के होमवर्क का मैंने जवाब नहीं दिया, आप पूछना चाहोगे कि सर कल वाले होमवर्क का जवाब नहीं दिया। नहीं दिया क्योंकि बच्चे जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है उनको शर्म आ रही है कि मेंशन करने में कि इसके क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो जो बच्चा, अगर 1-2 बच्चा है तो मैं वहीं दे दूंगा, जो बाकी बच्चा नहीं है वो फिर परेशान है, वो सोचता रहे घर पे बैठे। वरना अगर सीरीज सही से अटेंड कर रहे हो तो नीचे आप कमेंट्स में लिखो, मैं वहीं जवाब दूंगा, इसके भी जवाब मैं वहीं पे दूंगा। अब 2 सेक्शन और है आज की क्लास के, जिसमें एक है मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन समझाऊंगा। बड़े बड़े क्वेश्चन समझाने से पहले मैं थोड़ा सा अपने कोर्सेज के विषय में बताना चाहूँगा। देखो हम हमारे ऐप पे VOD फॉर्मेट में कोर्सेज डिलीवर करते हैं। लाइव क्लासेस में मुझे लगता है इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। जब भी मुझे कोई टीचर जो है बहुत सही लगता है कि हाँ ये वाले टीचर से मेरे को हिस्ट्री पढ़वानी है, हिस्ट्री बहुत तमीज़ से पढ़ा रहा है, फिर कंटेंट का कलेक्शन हमने कर रखा है, बस उस कंटेंट के कलेक्शन को सही से पिच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ऐसे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट माई पाठशाला पर अलग अलग शिक्षकों से बहुत क्वालिटी वाइज बनवा रखा है। आप टीचर का नाम मत पूछो कि मैथ्स किसने पढ़ाया है, इंग्लिश किसने पढ़ाया है, रीजनिंग किसने पढ़ाया है। मैंने पढ़ाते हुए बस ये ध्यान दिया है कि जो एसएससी का कंटेंट है वो कंटेंट सही तरीके से कौन डिलीवर कर सकता है, कौन समझा सकता है, इसको कंपाइल करके पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स बना रखा है। जब भी आप माई पाठशाला पे जाओगे, अगर आप अलग अलग बैचेज बाई करना चाहते हो तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आप एसएससी पास प्रो यूज कर लो, ठीक है ना। करंटली ये 2000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे है। फीस है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जेन्युइन फीस नहीं है। जब मुझे कभी मदद करना हुआ तो मैंने ये पूरा का पूरा बंडल आने वाले बच्चों को 100 रुपये में भी दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब ऐसा है कि वो है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों की सैलरी पे करनी होती है, बहुत जस्टिफाइड फीस है। इसके अंदर आपको सारी किताबें, सारा मॉक टेस्ट और सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल का कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो 999 का कोर्स है। अब सीजीएल का कोर्स 999 में है, मतलब अब तो जस्टिफाई लग रहा होगा ना, इसी में मैथ्स भी होगा, इसी में इंग्लिश में होगा, इसी में रीजनिंग होगा, इसी में मॉक टेस्ट भी होगा, इसी में किताबें होंगी। इसके अंदर सीजीएल का बैच होता है, सीएचएस का बैच होता है, एमटीएस का होता है, स्टेनो का होता है, जितने कोर्सेज होते हैं सब इसके अंदर डाल दिए जाते हैं, जिससे आपको बार बार अलग बैचेज बाई ना करना पड़े। इसके अलावा अगर मैं बात करें सीपीओ का बैच भी 999 पे है, अगर अगले साल के लिए 25-26 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो। अब चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ। अब ये है जो क्वेश्चन आपके 2025 में आ रहे हैं। ध्यान से देखो, मैंने आपको एक रूल बताया था कमिटी, और स्टार्ट कहां से, यहीं से है। ये सेक्शन सबसे ज्यादा आपको इंप्रूव कराएगा, तो पूरा एक एक क्वेश्चन सही से समझ के जाइएगा। समय बहुत लूंगा मैं इसको समझाने में। अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान से देखिए, अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूं द कमिटी। द कमिटी की अगर चर्चा करूं तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो आप बोलोगे कि सर ये सिंगुलर बिहेवियर भी शो करता है, प्लूरल बिहेवियर भी शो करता है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है ये यूनिटी में आया है या डिवीजन में आया है। मतलब कमिटी के जो मेंबर्स है वो एक मत में है या अलग अलग मतों में है। अगर अलग अलग मतों में है तो कमिटी प्लूरल होगा, और एक मत में है तो ये सिंगुलर होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाया है, विच एलोंग विथ लिखा है, विच एलोंग विथ। फिर आपके पास आया है विच एलोंग विथ। एलोंग विथ की बात हो रही है तो ये क्या है, ये एक ऐसा कनेक्टर है, बस जस्ट अभी बता के आ रहा हूं। इसके बाद आने वाली जितनी भी चीजें हैं जरा ध्यान से देखना। सेवरल, इंडिपेंडेंट, एक्सपर्ट्स, ये हो गया प्लूरल, एंड रीजनल कोऑर्डिनेटर्स, ये क्या है जरा ध्यान से देखो, ये सब प्लूरल है। ये क्या है? ये प्लूरल है। एक्सपर्ट प्लूरल है, कोऑर्डिनेटर्स प्लूरल है ना।
तो ये जो यूनिट यहां से यहां तक जुड़ी हुई है, ये जो यूनिट विच अलोंग विद सेवरल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एंड रीजनल कोऑर्डिनेटर्स, ये जो यूनिट जुड़ी हुई है, आप बताओ ये जो हैव बीन लिखा हुआ है, इस हैव बीन का सब्जेक्ट ये है या कमिटी है, यही जज करना है। इसीलिए तो इससे पहले ये रूल बताया मैंने आपको, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, क्योंकि मिक्स किया गया है, कमेटी को भी मिक्स किया गया है और उसके बाद अलोंग विथ को भी मिक्स किया गया, फिर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो अगर ये बात समझ में आ गई कि कमेटी अगर एक मत में है तो सिंगुलर होगा, और अगर एक मत में नहीं है तो प्लूरल होगा। तो ध्यान से देखो, द कमेटी विच अलोंग विद सेवरल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एंड रीजनल कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन रिव्यूइंग द एनवायरमेंटल इंपैक्ट रिपोर्ट फॉर मोर देन 6 months आर येट टू सबमिट इट्स फाइनल रिकमेंडेशन टू द मिनिस्ट्री। यहां कहीं पे भी डिवीजन की बात ही नहीं हो रही है, मतलब ये बताया जा रहा है कि कमेटी कोई रिपोर्ट जो है चेक कर रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, और उसके साथ और लोग हैं, ये दिया हुआ है कि विच अलोंग विद सेवरल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एंड रीजनल कोऑर्डिनेटर्स। लेकिन जो कमेटी है यहाँ पे इनके डिवीजन, मतलब डिवीजन कब आता है, जब ये कोई डॉक्यूमेंट्स रीड कर रही हो तो डिवीजन नहीं होता। जब भाई फाइनल वर्डिक्ट जब देते हैं कमेटी, जब फाइनल फैसला सुनाते हैं, जूरी हो गई, कमेटी हो गई, तब उसमें डिवीजन या यूनानिमस की बात आती है। अगर कोई काम देख रहे हैं तो सब इकट्ठे होकर कलेक्टिवली देखते हैं, मतलब एक मत में होते हैं। तो यहाँ पे जो कमेटी है वो सिंगुलर है, और अगर कमेटी सिंगुलर है तो हैव बीन का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कमेटी है या बाकी लोग हैं? नहीं, कमेटी है। ये एक कमेटी है, ये सिंगुलर है, ये along with several independent expert, बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट है उनके साथ, और रीजनल जो कोऑर्डिनेटर है उनके साथ मिलकर रिव्यू कर रही है। लेकिन सब्जेक्ट कौन है? कमेटी, क्योंकि जुड़ा किससे है? along with के साथ जुड़ा है, तो ये सब्जेक्ट होता है। तो हैव बीन नहीं होगा, क्या होगा? हैज बीन होगा, हैज बीन होगा। रुकिए, एसएससी 2025 के एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, मैंने इसको और कॉम्प्लेक्स बनाया है। अब आगे और भी वर्ब चेक कीजिए। बीन रिव्यूइंग द एनवायरमेंटल इंपैक्ट रिपोर्ट फॉर मोर देन 6 months आर येट टू सबमिट इट्स फाइनल रिकमेंडेशन टू द मिनिस्ट्री। कौन सबमिट करने वाला है रिपोर्ट? कमेटी करने वाली है। तो आर किसके लिए आया है? कमेटी के लिए आया है, तो आर नहीं होगा, क्या होगा? इज येट टू सबमिट। ध्यान से देखना, यहाँ पे इट्स लगाया गया है। इट्स किसके लिए आया है? कमेटी के लिए, कि कमेटी अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो यहाँ पे एक एरर नहीं है, दो एरर है। यहाँ हैव की जगह क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए, और आर की जगह क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आए। मैंने एक स्तर और बढ़ा के आपको इस एरर को सामने रख दिया है, ताकि आप पूरी तरीके से रेडी रहें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, लिखा नीदर। नीदर, जैसे नीदर की बात हो रही है, नीदर द पैनल लिखा हुआ है, आप जजेज नॉट द ग्रुप, नॉट द ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जरा ध्यान से देखना, नॉट द ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब आप जरा मेरे को बता दो कि नीदर और नॉट से जुड़ा हुआ है, तो नीदर और नॉर के केस में आपने क्या पढ़ा है? नीदर और नॉर के केस में पढ़ा है जो वर्ब होगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। जरा ध्यान से देखो, हु वाज वेटिंग, तो पार्टिसिपेंट क्या है? प्लूरल है। पैनल ऑफ जजेस की बात करें, नीदर द पैनल ऑफ जजेस, ये ऑफ जजेस जो है वो इररिलेवेंट है, पैनल जो है वो आपका सिंगुलर है। क्या है? पैनल सिंगुलर है। नीदर द पैनल ऑफ जजेस नॉट द ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु वाज वेटिंग, तो ये जो वाज है इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट है द ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नॉट द ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। Who was waiting outside the auditorium for the final announcement seemed satisfied with the way the event have been handled by the organizer। अब अगर मैं ये पूछूं कि was के नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे कि सर पार्टिसिपेंट। नहीं, गलत है। ध्यान से देखो, नॉट द ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट। अगर इसके अंदर घुसना चाहो, इसके अंदर, इस चीज के अंदर अगर घुसना चाहो, तो इसमें जो ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिखा है ना, इररिलेवेंट है। ये क्या है? ये इररिलेवेंट है। सब्जेक्ट है द ग्रुप, और द ग्रुप का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो यहां पे जो वॉज लिखा है सही है गलत है? सही लिखा हुआ है। जैसे यहां पे द पैनल ऑफ जजेज है, तो पैनल है, पैनल सिंगल यूनिट की तरह लेते हैं, ये सिंगुलर है। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट लिखा है, पार्टिसिपेंट प्लूरल है, लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है? द ग्रुप। तो ये जो वर्ब आएगा वो किसके लिए आएगा? द ग्रुप के लिए आएगा। तो वॉज लगाओगे, ठीक है। वॉज लगाओगे? नहीं, सॉरी, वॉज लगा है, वॉज सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रुप सिंगुलर है। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, आउटसाइड द ऑडिटोरियम फॉर द फाइनल अनाउंसमेंट सीम सेटिस्फाइड। सीम जो होता है वो क्या होता है? सीम है आपका प्लूरल। सीम क्या है आपका? प्लूरल वर्ब है। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है, ये इस इन्हीं दोनों के विषय में चर्चा हो रही है, ये या ये, लेकिन इस केस में जो वर्ब होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। तो सीम की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ पे सीम्स होना चाहिए। सीम की जगह क्या होना चाहिए? सीम्स होना चाहिए, क्योंकि वर्ब आपका, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। फिर जरा ध्यान से देखो, विद द वे द इवेंट हैव बीन हैंडल्ड बाय द ऑर्गेनाइजर। द इवेंट
हैव बीन हैंडल नहीं होना चाहिए, द इवेंट हैज बीन हैंडल्ड होना चाहिए। इवेंट हैज बीन हैंडल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट हैंडल किया जा रहा है, इवेंट सिंगुलर है और उसके हिसाब से क्या आना चाहिए, यहाँ पे हैज आना चाहिए। वैसे तो आपके एग्जाम में एक ही एरर आता है, मैंने एक से ज्यादा एरर ले रखा है ताकि आपकी आंखें थोड़ी खुल जाए, अलग अलग जगहों पे आपको देखना जाए। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में सब कुछ दिख जाएगा जो आज मैंने 6-7 रूल्स पढ़ाए हैं। लिखा है सीरीज ऑफ सेमिनार्स। अगर मैं ये बोलूँ ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स, तो आप मेरे को बताओ कि ये सीरीज ऑफ सेमिनार में सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आपको पता चलेगा ये सीरीज है, क्या है, एक सीरीज है। ये नंबर ऑफ द नंबर आपसे कंफ्यूज मत होना, ये सीरीज है। ये जब एक सीरीज की बात करें ये सिंगुलर है, सेमिनार्स की बात करें, सेमिनार्स की एक सीरीज की बात कर रहे हैं, एक सीरीज जो है सिंगुलर होगा। ये जो ऑफ सेमिनार है, सीरीज तो है किसकी है, सेमिनार्स की है, तो ये ऑफ सेमिनार है जो इसका मॉडिफायर है। इसके विषय में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने आया है कि सेमिनार जो सीरीज है वो सीरीज किसकी, सेमिनार की है। तो ये आपका सब्जेक्ट है। ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ए सीरीज ऑफ सेमिनार्स ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ईच ऑफ विच, फिर ईच है, ईच के बाद देखना ऑफ विच फोकस। अब ध्यान से देखो, जो विच है आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है और इसके पहले जो दिया हुआ वो इच दिया हुआ है, और इच भी आपका सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। उसके बाद ये फोकस दिया हुआ है वर्ब, तो फोकस होना चाहिए क्योंकि सारे सब्जेक्ट ही अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। फोकसेस ऑन अ डिफरेंट डोमेन सच एज रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड बायोटेक्नोलॉजी आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द विंटर सीजन। आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, क्या ऑर्गेनाइज किया गया, सीरीज ऑफ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जो सीरीज है वो सिंगुलर है, उसके लिए वर्ब यहां पे आया है, और ये आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ये मेन सब्जेक्ट यहां पे है। क्या ऑर्गेनाइज किया गया है। कभी भी सब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो आप हमेशा पूछो ना कि व्हाट आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, तो आप बोलोगे सीरीज ऑफ सेमिनार। ए सीरीज ऑफ सेमिनार आर बीइंग ऑर्गेनाइज होना चाहिए या इज बीइंग ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ए सीरीज सिंगुलर है तो ये आर बीइंग ऑर्गेनाइज नहीं होगा, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड होगा। समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। अगला है द क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर्स। जैसे मैंने लिखा द क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर, तो सबसे पहले इस पूरे फ्रेज में आपको यह समझना है कि ये वाला जो द क्वालिटी लिखा हुआ है ये सिंगुलर है, और ये जो सेक्शन लिखा हुआ है ये इररिलेवेंट है। ये क्या है, ये आपके सब्जेक्ट का मॉडिफायर है। क्वालिटी की बात कर रहे हैं पर किसकी, रिसर्च की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च पेपर्स, तो सब्जेक्ट क्या है, द क्वालिटी है। सबमिटेड बाय द स्कॉलर्स, सबमिटेड बाय द स्कॉलर्स, मेनी ऑफ हुम हैज बीन। जब ये लिखा है मेनी ऑफ हुम, ध्यान से देखो, तो मेनी ऑफ हुम, मेनी अपने आप में प्लूरल होता है, तो ये जो हैज है, ये हैज की जगह क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। हैव बीन वर्किंग ऑन दियर टॉपिक्स, दियर अपने आप में प्लूरल है क्योंकि मेनी भी प्लूरल है, फॉर ईयर्स। आर फॉर बिलो द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल पब्लिकेशन, ये लिखा है ना आर फॉर बिलो, तो आप पूछ लो ना व्हाट आर फॉर बिलो, व्हाट आर फॉर बिलो। अगर आपको सब्जेक्ट जानना हो तो आप ऐसे ही कर लो, तो इसको पढ़ के समझ में आएगा ये जो क्वालिटी है वो फॉर बिलो है। क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर सही है, नहीं, आर की जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। सब्जेक्ट जब भी आपको फाइंड आउट करना हो हमेशा आप क्वेश्चन पूछ लो। सब्जेक्ट फाइंड आउट करना का तरीका तो सिखाना कि व्हाट से सवाल पूछ लो, हु से सवाल पूछ लो, आपको पता चल जाएगा। व्हाट और हुम से सवाल पूछोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, व्हाट और हु से सवाल पूछोगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो व्हाट आर फॉर बिलो, तो क्वालिटी इज फॉर बिलो, जो क्वालिटी है वो बहुत नीचे है, नीचे लो स्टैंडर्ड का है। अगला है ईदर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और द प्रिंसिपल, तो फिर ईदर और का केस है तो प्रिंसिपल के हिसाब से मूव होना चाहिए। लेकिन वहां पे देखो इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स किया गया है, हु एलॉन्ग विथ, इसके साथ और जोड़ दिया गया है, along with his advisory council members, काउंसिल्स मेंबर्स। ये जो चीज अगर जोड़ा गया है तो सबसे पहले आइदर और को जोड़ा गया है। आइदर और के केस में आपने ये सीखा है कि वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आना चाहिए। फिर कंफ्यूज करने के लिए along with को और जोड़ दिया गया है। along with वाला कंसेप्ट डालोगे तो ये along with के साथ ये जो पूरा सेक्शन डाला गया है ये इररिलेवेंट है, सब्जेक्ट का इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो वर्ड डाला गया वो किसके हिसाब से आना चाहिए, प्रिंसिपल के हिसाब से आना चाहिए, और प्रिंसिपल आपका क्या है, सिंगुलर है, तो ये वर होना चाहिए कि वॉज होना चाहिए। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कैट वैट के क्वेश्चन बनाए गए हैं। डरो नहीं, मतलब ये सब चीजें ऐसी हैं कि बस प्रैक्टिस की नीड होती है। अगर आप प्रैक्टिस कर जाओ तो इस तरीके के सारे सवाल बहुत आसानी से लग जाते हैं। आगे देखो, यही खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी चेक करना है। मॉनिटरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस हैव बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपीटेड इंसिडेंट ऑफ द माल प्रैक्टिसेस, हैव बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इसको पूरा ध्यान से पढ़ो और उसके बाद ऐसे लिखो हु हैव बीन, हु हैव बीन,
हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो सेंटेंस पूरा पढ़ोगे तो लिखा है आइदर द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट और द प्रिंसिपल, या तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या तो प्रिंसिपल जो है ये जो है हेल्ड रिस्पॉन्सिबल किए जाएंगे किसी भी काम के लिए जो रिपीटेड इंसिडेंट हो रही है माल प्रैक्टिस की। तो जब या तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा या तो प्रिंसिपल होगा, तो आइदर और के केस में अगर वर्ब का सब्जेक्ट चुनना है तो इसके नजदीक कौन सी है, इसके नजदीक प्रिंसिपल है, तो हैव बीन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैज बीन होना चाहिए। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हैज बीन, कौन रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा, आइदर द डिपार्टमेंट और द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हेड रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा। इस वर्ब का जो सही सब्जेक्ट होता है आइदर और के केस में और के साथ लगा हुआ है या इसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है वो इसका सब्जेक्ट होता है। समझ में आया? सोच के देखो कि आप किस तरीके का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वही छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन जब उनको मिक्स की जाती है तो ये ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन में सीधे ऐसे पढ़ाना चालू करता है, सारे रूल्स नहीं बताता ना, तो आप और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर आपने शुरू में सारे रूल्स अच्छे से पढ़ लिए, अब ये क्लियर पिक्चर में दिख रहा होगा कि इसका रूल ये है, इसका रूल ये है, तब जाके आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। होमवर्क भी दूंगा और बड़ा होमवर्क दूंगा, 10 क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा आज। अब कहोगे कि सर और बड़े बड़े क्वेश्चन ले आए, बिल्कुल ले आया हूं यार, आपकी तैयारी करानी, मेंस की बढ़िया स्तर की तैयारी करानी कि पेपर में जाके बैठो और आप जब पेपर से निकल के आओ तो बोलो क्या पढ़ाया था सर ने। इस सब की तैयारी तो आप ही ने करा डाली थी। लिखा है द कलेक्शन ऑफ रेयर आर्टिफैक्ट्स। जब हम कलेक्शन की बात करते हैं लिखा है द कलेक्शन, तो ध्यान से देखना इस सब्जेक्ट लाइन को, आर्टिफैक्ट्स। इसमें ये वाला जो सेक्शन है ये है मॉडिफायर, ये है मॉडिफायर, इसका कोई रोल ही नहीं सब्जेक्ट से। ये क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। और मेन सब्जेक्ट की बात करें तो कैसा है, ये सिंगुलर है। द कलेक्शन का मतलब कलेक्शन एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हो, सिंगुलर हो गया। सम ऑफ विच डेट बैक टू द 17th सेंचुरी एंड वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइवेट कलेक्टर्स। जरा ध्यान से देखना इस सेक्शन तक, इस सेक्शन तक। सम ऑफ विच, ये जो लिखा है सम ऑफ विच डेट बैक टू द 17th सेंचुरी, तो ये जो सम होता है ये अपने आप में क्या है, वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, उनमें से कुछ। द कलेक्शन ऑफ रेयर आर्टिफैक्ट्स की बात हो रही है, उसमें से बोला जा रहा है कुछ जो है जो 17th सेंचुरी में ऑब्टेन की गई थी प्राइवेट कलेक्टर से। तो ये जो सम है ये प्लूरल होता है और यहाँ पे वॉच का इस्तेमाल हुआ है, वॉच की जगह क्या इस्तेमाल होना चाहिए, वर का। ये पूरा का पूरा सेक्शन अपने आप में एक अलग है जो इसके साथ जोड़ा गया है। द कलेक्शन ऑफ रेयर आर्टिफैक्ट्स, सम ऑफ विच, एक तो ये बात कह दी, उसके बाद इन आर्टिफैक्ट्स में बोला जा रहा है उनमें से कुछ। तो सम ऑफ विच की जो बात कर रहे हैं तो इस आर्टिफैक्ट्स में से सम ऑफ विच, ये विच किसको कर रहा है, आर्टिफैक्ट को, इसका एंटीसेडेंट ये है, इसमें से थोड़े की बात कर रहे हैं। प्लूरल में से अगर सम की बात करते हैं तो वो भी प्लूरल होता है, तो इसका जो सब्जेक्ट है ये सम ऑफ विच ही है, तो ये जो है अगर प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। उसके बाद अगर बात यहां पे देखें, हैव बीन डिस्प्लेड, क्या डिस्प्ले किया गया है, कलेक्शन डिस्प्ले किया गया है। What have been displayed? The collection of rare artifacts डिस्प्ले किया गया है। तो कलेक्शन सिंगुलर है तो हैव की जगह क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। समझ में आया? अगला ध्यान से देखना, द सीरीज ऑफ मीटिंग्स, द सीरीज ऑफ मीटिंग्स, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां पे आओ, जैसे यहां पे आओगे तो आप कहोगे कि सर ये मॉडिफायर है, इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। और जो द सीरीज लिखा हुआ है ये सिंगुलर होता है क्योंकि सीरीज की बात कर रहे हैं, कलेक्टिवली ये सिंगुलर है और वही सब्जेक्ट है। विथ इंटरनेशनल डेलीगेट्स, अब विथ के साथ जोड़ा गया है तो ये जो है ये मेन सब्जेक्ट होता नहीं, मेन सब्जेक्ट स्टिल हमारा ये है। विच वर एम्ड, अब विच आप जानते हो रिलेटिव प्रोनाउन होता है और अगर ध्यान से देखो क्योंकि ये इसके अंदर ही है, विच वर एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल रिलेशंस एंड रिजॉल्विंग लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स। ये जो सेक्शन है ये जोड़ा गया है विथ के साथ, तो ये इसके अंदर ही सब्जेक्ट और वर्ब है और इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब की बात करें तो विथ इंटरनल डेलीगेशन जो कहा गया है, विच वर एम्ड, तो डेलीगेशन वर एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग, जो डेलीगेशन है वो कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, तो ये डेलीगेशन क्या है, प्लूरल है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके बाद जो वर्ब आता है इसके एंटीसीडेंट के हिसाब से आता है, तो ये वर नहीं होना चाहिए। अच्छा वर्ड ठीक है क्योंकि डेलीगेशन दिया हुआ है, ये प्लूरल है ना, विथ इंटरनेशनल विच वर एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग। सॉरी एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है। द सीरीज ऑफ मीटिंग्स विथ इंटरनेशनल डेलीगेट्स विच वर एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग, तो व्हाट वर एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग, तो जो सीरीज ऑफ मीटिंग है वो एम किया जा रहा है स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, तो इसका भी सब्जेक्ट द सीरीज होगा, तो वर की जगह वाज आएगा क्योंकि ये इसका बन भी नहीं रहा था। विथ इंटरनेशनल डेलीगेट बस यहीं तक है। उसके बाद है विच वर एम्ड, जो सीरीज है वो एम कर रहा है तो सीरीज सिंगुलर है तो वर की जगह वाज आएगा, एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल रिलेशंस एंड रिजॉल्विंग लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स। अपीयर टू हैव, अपीयर नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या अपीयर हो रहा है, सीरीज की बात हो रही है, तो अपीयर्स टू हैव यील्डेड नो सब्सटेंशियल आउटकम,
तो ये भी अपीयर की जगह क्या होना चाहिए, अपीयर्स होना चाहिए। दोनों जो वर्ब है वो सीरीज के लिए आया हुआ है, तो दोनों जो है अपने आप में सिंगुलर होना चाहिए। अगला है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब जैसे हम बात करते हैं द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अगर मैं इसकी जगह ए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिख देता तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाता, प्लूरल। लेकिन द नंबर ऑफ है तो सबसे पहले आप इसको काटो, ये क्या हो गया, द नंबर ऑफ, ये हो गया आपका सिंगुलर। और ये एम्प्लॉइज क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट नहीं है। इन द कंपनी, इन द कंपनी की बात हो रही है। हु along with their families, along with their families were invited। अब जैसे बात कर रहे हैं, who along with their families were invited to the annual cultural program were so large that the auditorium capacity were exceeded within minutes। तो देखो इसमें एक एक वर्ब का पहले वो समझ लो। वॉट वर एक्सीडेड, ऐसे भी देख सकते हो, वॉट वर एक्सीडेड, ऑडिटोरियम कैपेसिटी वर एक्सीडेड। तो ऑडिटोरियम की जो कैपेसिटी है, तो ऑडिटोरियम सिंगुलर है, ऑडिटोरियम की कैपेसिटी भी सिंगुलर हो गया। तो ये जो वर लगा है यहाँ अपने आप में गलत है। ऑडिटोरियम की अगर कैपेसिटी इंक्रीज हो रही, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑडिटोरियम की कैपेसिटी है, तो ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा। ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा। फिर यहाँ पे अगर समझ में आया, वर सो लार्ज, व्हाट वर सो लार्ज अगर पूछोगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी हु अलोंग विद देयर फैमिलीज वर इनवाइटेड टू द एनुअल कल्चरल प्रोग्राम वर सो लार्ज। तो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आए थे वो ज्यादा थे, तो ये जो वर है वो नंबर के लिए आया हुआ है, द नंबर ऑफ के लिए आया, तो ये भी क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। पर यहाँ पे एक और वर्ब आया है, वर इनवाइटेड। तो हु अलोंग विद देयर फैमिलीज वर इनवाइटेड, ये जो वर है यहाँ पे सही है, हु वर इनवाइटेड करोगे तो देयर फैमिली वर इनवाइटेड। ध्यान से देखो, द कंपनी हु अलोंग विद देयर फैमिलीज वर इनवाइटेड। अच्छा, इन द कंपनी है अलोंग विद दियर फैमिली वर इनवाइटेड। यहाँ पे जो दियर फैमिली है वो इनवाइट किए गए थे, इस वजह से दियर फैमिली के हिसाब से ये वर अपने आप में सही रहेगा। तो जो गलत है ये वॉच करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको वॉच करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जरा देखना, ए ट्रूप ऑफ डांसर। ए ट्रूप ऑफ डांसर की बात करें, ध्यान से देखिएगा इसमें, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। मेनी ऑफ होम, अगर मेनी ऑफ होम की बात करें, परफॉर्म, अगर हम इसकी बात करें मेनी ऑफ होम, तो ये कैसा सब्जेक्ट होगा, मेनी अपने आप में प्लूरल होता है तो प्लूरल हो गया। परफॉर्म्स ट्रेडिशनल फॉक, तो ए ट्रूप ऑफ डांसर मेनी ऑफ होम परफॉर्म, मेनी ऑफ होम ने परफॉर्म किया है तो मेनी ऑफ होम प्लूरल होगा, तो ये परफॉर्म होना चाहिए ना कि परफॉर्म्स होना चाहिए। ट्रेडिशनल फॉक रूटीन्स एंड वर ट्रेंड अंडर रिनोन्ड कोरियोग्राफर्स। हु वर ट्रेंड अंडर, ए ट्रूप ऑफ डांसर वर ट्रेंड अंडर, तो ए ट्रूप ऑफ डांसर सिंगुलर है तो वर की जगह क्या होना चाहिए, वॉज। ट्रेंड अंडर रिनोन्ड कोरियोग्राफर आर शेड्यूल्ड टू परफॉर्म, आर शेड्यूल्ड टू परफॉर्म एट द स्टेट कल्चरल फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। तो हु आर शेड्यूल्ड टू परफॉर्म, ए ट्रूप ऑफ डांसर व शेड्यूल्ड टू परफॉर्म, तो यहाँ पे आर की जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, ठीक है ना। चलो एक बार वापस ना नवा क्वेश्चन को देख लो, इस तरीके के क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है। वापस से, ए ट्रूप ऑफ डांसर मेनी ऑफ होम परफॉर्म्स, ठीक है परफॉर्म होगा। ट्रेडिशनल फॉक्स रूटीन एंड वर ट्रेंड अंडर रिनोन्ड, एंड वर ट्रेंड, ठीक है, वर ट्रेंड ठीक है, क्योंकि ये कौन ट्रेंड किया गया था, तो मेनी ऑफ होम ट्रेंड किए गए थे, सारे ट्रेंड नहीं किए गए, लिखा है ना। ए ट्रूप ऑफ डांसर मेनी ऑफ होम परफॉर्म्स, परफॉर्म ट्रेडिशनल फॉक रूटीन्स एंड वर, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ना, ये वाला एक्शन और ये वाला एक्शन दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए जो सब्जेक्ट है वो यही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर अपने आप में करेक्ट है। जो गलत है यहाँ परफॉर्म की जगह, परफॉर्म्स की जगह परफॉर्म होगा, क्योंकि ये प्लूरल है। और यहाँ जो आर दिया हुआ है वो है ए ट्रूप ऑफ डांसर, जो है इनका जो है परफॉर्मेंस शेड्यूल किया गया है, तो आर की जगह इज होगा। ये बड़े अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब इस स्तर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, फिर भी मैंने कहा कि चलो कवर कर देते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने एक से ज़्यादा इसमें एरर जानबूझ के रखा हुआ है, मैंने भी एआई का सारा लेके जो है वो एरर को और बड़ा किया है, क्योंकि पता चला चेयरमैन साहब ने मेरे पास नोटिस भेज दिया, सर ये क्वेश्चन कैसे आप डिस्कस कर रहे हो, तो मैंने क्वेश्चन बदल दिया है, क्वेश्चन को और एरर वाला डाल दिया, ताकि मैं उनसे कह दूँ कि आपका क्वेश्चन तो ये था, मेरा क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ अवार्डीज। फिर से यहाँ पे अगर बात करें, जो लिस्ट है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, अवार्डीज से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके सब्जेक्ट में इररिलेवेंट होता है। विच अलोंग विथ डिटेल्ड सिटेशंस एंड रिमार्क्स फ्रॉम द सिलेक्शन कमेटी। ध्यान से देखो यहाँ पे विच अलोंग विथ डिटेल्ड सिटेशन एंड रिमार्क फ्रॉम द सिलेक्शन कमेटी वर पब्लिश्ड, क्या पब्लिश किया गया है, लिस्ट ऑफ अवार्डी को पब्लिश किया गया है, तो जो लिस्ट है सिंगुलर है तो वर की जगह क्या होगा, ये पब्लिश किया गया है तो वॉज पब्लिश्ड। यहाँ पे कंसेप्ट वही है कि लिस्ट ऑफ अवार्डी को विच अलोंग विथ के साथ जो जोड़ा गया है, तो ये पूरा सेक्शन जो इतना अलोंग विथ के साथ जोड़ा गया है ये इररिलेवेंट है, सब्जेक्ट लाइन में इसका कोई काम नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए एडिशनली आया है। क्या पब्लिश किया गया है, लिस्ट पब्लिश किया गया है, तो लिस्ट सब्जेक्ट है तो वर की जगह वॉज डालोगे। इन द ऑफिशियल गैजेटी कंटेन द नेम्स ऑफ सेवरल फर्स्ट टाइम अचीवर्स, तो
कंटेन व्हाट कंटेन्स द नेम ऑफ सेवरल फर्स्ट टाइम अचीवर्स, द लिस्ट ऑफ अवार्डी जो है जो पब्लिश किया गया है, क्योंकि लिस्ट इसी में है तो इसी में नाम होगा। तो ये सिंगुलर है तो कंटेन प्लूरल है, कंटेन को क्या करना पड़ेगा, कंटेन्स करना पड़ेगा, तब जाके ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर करना सॉरी यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है ये आपका क्या है, ये आपका सिंगुलर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये 10 क्वेश्चन में आपका थोड़ा दिमाग अच्छे से खुला होगा, ठीक है ना। इसको एक बार, दो बार, तीन बार और रिवाइज कीजिए। एक बार में थोड़ा समझ में कम आता है, मतलब जब पढ़ा रहा हूँ समझ में आएगा, जब पर्सनली बैठोगे तो थोड़ा थोड़ा सा वो लगता है, मतलब एक दो बार आपको रिवीजन लेना पड़ेगा। इसका जो एनोटेशन पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे माई पाठशाला के अपलोड कर दूंगा जो है। इसके बाद कुछ होमवर्क देना चाहता तो था आज की क्लास में मैं यहीं पढ़ा दूँ, ठीक है ना। एक वकैब की किताब है, ये बड़ी स्पेशल सी किताब है, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसको बाई करके 90 डेज में इसे प्लान किया गया, इससे अच्छे से रट लो। इसमें सब प्रीवियस ईयर के वकैब है, और जितना किसी और किताब में वकैब है उतना इसमें है। इसकी खाली यूएसपी ये है कि ये 90 डेज में एकदम प्लान स्ट्रक्चर है कि आप जब जैसे जिस तरीके से पढ़ रहे हो और डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हो, इसमें एक एक दिन का डिसिप्लिन बना के पूरी आप पढ़ाई कर सकते हो। अगली क्लास में मैं इसको खोल के भी दिखा दूंगा। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप तकरीबन 10 क्वेश्चन और मैंने ऐड किया है इसमें, इन 10 क्वेश्चन के जवाब आप खुद दीजिएगा, और अगले क्वेश्चन मतलब माई पाठशाला के टेलीग्राम पे मैं इनका जवाब लिख के भी भेज दूंगा अलग से इन 10 क्वेश्चंस का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और ये सीरीज को आप प्यार देंगे, अप्रिशिएट करेंगे जो है। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं किसी भी कोर्सेज को आपको अगर बाई करना हो, और कुछ भी डेटा कंटेंट कुछ भी चाहिए, अगर आपकी तैयारी के लिए सिस्टमेटिक वे से अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो माई पाठशाला इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं माई पाठशाला को कंटिन्यूसली इन साइड से बहुत स्ट्रेंथन कर रहा हूँ, अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा हूँ, माई पाठशाला यूट्यूब चैनल को स्ट्रेंथन कर रहा हूँ। धीरे 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 करके आपको अलग पिक्चर में अगले 6-8 महीने में नज़र आने लगेगा कि ये प्लेटफॉर्म आप सबों के हितों के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और जाते जाते और बताना चाहूँगा कि ये जो एनोटेशन पीडीएफ है माई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, माई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आज बस यहीं तक, पढ़ाकर बहुत मज़ा आया है और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पढ़ के भी बहुत मज़ा आएगा।